नमस्कार मित्रों। तो आइए चलते हैं, आज समझते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके कुछ कंसेप्ट समझेंगे, तरीके को समझेंगे और अपने हिसाब से इसे लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में, आज का वीडियो में हम यही लिए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें कुछ आज्ञा दे, आदेश दे, ऑर्डर दे, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट भी करें या कुछ आपको आवश्यकता है, मतलब ऐसे ऐसे वाक्य जो आपके जीवन में बोले जाते हैं, किए जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज यही जानेंगे। और इंग्लिश बोलने के लिए यह सब टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है सीखना, इम्परेटिव, जो कि अपने जीवन में ज़्यादातर मनुष्य यही इसी वर्ड का यूज करता है, इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो चलिए आज इसे समझते हैं। बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट के साथ समझेंगे इसे। तो चलिए, आज का पहला टेंस है मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो। देखिए, किसी भी टेंस को लगाने से पहले इसका तरीका बहुत होता है। आप किसी भी तरीके से लगाएं, उसका अर्थ जो है वही निकलेगा। कई तरीके हो सकते हैं एक टेंस के, ठीक है ना। तो देखिए, आज का ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मेरे साथ रहो, तो इसका हम कह सकते हैं बी विथ मी। बी विथ मी जैसे होता है ना, बी विथ मी। बी भी रहो के लिए लग सकता है, रहता के लिए बी भी लग सकता है। या फिर कह सकते हैं लिव विथ मी। लिव माने होता है रहना, लिव विथ उसके बाद मी, लिव विथ मी, यह भी लग सकता है। या फिर और भी लग सकता है, जैसे स्टे में क्या होता है ठहरना या रुकना, रह जाओ, रुक जाओ। तो यह भी कह सकते हैं कि स्टे विथ मी। देखिए, इसका तीन अभी तो मिल गया है, तीन सेंटेंस जो है इसका मिल गया है। तो अब आपको जो बेटर लगे आप वो लगा सकते हैं, या फिर बोलने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे साथ रहो, लिव विथ मी, या बी विथ मी, या स्टे विथ मी। अगर आपको यह कन्फ्यूजन हो रहा है कि बी क्यों लगाया गया है, तो यहाँ पर समझिए, कोई कोई वाक्य होता है जिसमें बी का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब रहो से होता है। जैसे खुश रहो, बी हैप्पी। जिसे कहते हैं ना कि खुश रहो, बी हैप्पी, मतलब हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। या फिर कर सकते हैं बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। तो देखिए, यहाँ पर रहो से बी का कनेक्शन यहाँ से मिलता है। तो इसलिए इस टेंस में भी हम लोग मेरे साथ रहो में बी विथ मी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अपने दोस्तों से बात करो। अपने दोस्तों से बात करो। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम लोग क्रिया को लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर ना हो तो सबसे पहले हम लोग क्रिया को लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब कुछ मिल जाता है तो हेल्पिंग वर्ब भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर वाक्यों में हम लोग को क्रिया सबसे पहले आता है। तो इसलिए इसमें क्रिया है बात करो। बात करना का होगा टॉक। टॉक टू, टॉक टू योर फ्रेंड। अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि योर क्यों लगाया गया है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई कहेगा अपने दोस्तों से बात करो, तो यहाँ पर यह भी कह सकता है कि तुम अपने दोस्तों से बात करो। तो तुम के लिए यहाँ पर कर्ता तुम, आप समझ सकते हैं कि कर्ता यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम हो रहा है। तो कर्ता के अनुसार हम लोग अपने का स्पेलिंग योर लगाए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा वाक्य को पढ़ के। अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। दोस्त ज़्यादा हैं इसलिए फ्रेंड्स लगाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, किसी दोस्त को मत छोड़ो। किसी दोस्त को मत छोड़ो। यहाँ पर देखिए मत वाला आ जाता है ना, टेंस मत वाला। तो इसमें एक वर्ड आता है डोंट, डू नॉट कहते हैं उसको, डी ओ डू नॉट कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं डी ओ एन, ये कमा होता है, और टी, डोंट कहते हैं इसको। डोंट लगाते हैं तो वो वाक्य डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट लिव। यहाँ पर देखिए ये जो है यह हमारा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा। देखिए डोंट जो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा। उसके बाद क्रिया आता है छोड़ो। छोड़ना का होता है एल ई ए भी, लिव मैंने छोड़ना। तो लिव मतलब छोड़ो, डोंट लिव मत छोड़ो। किसे मत छोड़ो, किसी फ्रेंड को, एनी फ्रेंड, किसी का एनी, फ्रेंड का, दोस्त का फ्रेंड। तो डोंट लिव एनी फ्रेंड, किसी दोस्त को मत छोड़ो। आगे देखते हैं 4 नंबर, मेरे बारे में सोचो। मेरे बारे में सोचो। यहाँ पर देखिए सोचो, सोचो एक क्रिया है, तो उसका सबसे पहले हम लोग थिंक लगाएंगे। थिंक, सोचो।
मेरे बारे में। अबाउट मीन्स होता है मेरे बारे में, किसी के बारे में कहेगा तो अबाउट लगता है बारे में के लिए। बारे में यानी अबाउट, किसके बारे में, मेरे यानी मी। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। आगे देखते हैं 5 नंबर, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है इसमें कुछ करने दो का वाक्य आया है ना, कुछ करने दो का भाव आता है जिसमें उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। और लेट का प्रयोग एक क्रिया के अनुसार, क्रिया के तरह करते हैं। वो भी कैसे क्रिया, फर्स्ट क्रिया जो मेन क्रिया होती है, लेट का प्रयोग में लेट ही मेन क्रिया हो जाती है। और जो अगली क्रिया होती है जो उसके बाद वाली क्रिया वो सेकंड क्रिया होती है। तो इसमें हम बोले कि इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्रिया को लगाते हैं। तो क्रिया हमारा हो गया लेट टेल यू समथिंग, मतलब लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो कुछ, यानी समथिंग। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि लेट क्यों लग रहा है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में जैसे में कुछ करने दो या करने दो का भाव आता है उसमें लेट लगता है। तो इसमें कर रहा है ना, मुझे कुछ बताने दो, यानी कि कुछ करने का प्रयास कर रहा है, यानी बताने का प्रयास कर रहा है यही, तो इसमें लेट लगेगा। लेट मी टेल यू समथिंग। यहाँ पर जो देखिए टेल जो है ये सेकंड वर्ब है और यू जो है सेकंड ऑब्जेक्ट है और मी जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और लेट जो है फर्स्ट वर्ब है। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं अन्य। अन्य होता है ना ईटीसी, तो इसे हम अन्य कह सकते हैं। तो लेट मी टेल यू समथिंग। आगे देखते हैं 6 नंबर, इस परेशानी का हल निकालो। देखिए यह जो टेंस है इंपरेटिव तो है ही है, लेकिन इस वाक्य को लगाने से पहले आप लोग समझिए कि का वाला जो आता है इसमें एक चीज लगता है ए पोस्टऑफिस यस लगता है या तो ऑफ लगता है। दो वाक्य मतलब कि दो तरीके होते हैं इसे लगाने के लिए। तो इसमें भी निर्जीव और सजीव होता है ना, तो जो सजीव होते हैं उसमें अधिकतर ये लगता है पोस्टऑफिस यस लगता है और निर्जीव के लिए ऑफ लगता है। तो उसी तरह लगाएंगे इस परेशानी का हल निकालो। तो हम कभी भी ऑफ से लगाते हैं तो पीछे वाले को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि हल निकालो सबसे पहले लिखा जाएगा। हल निकालो, फाइंड आउट द सोल्यूशन। हल का सोल्यूशन निकालना का फाइंड आउट, फाइंड आउट द सोल्यूशन। उसके बाद बीच में ऑफ लगता है, ये का के लिए समझ सकते हैं कि का के लिए ऑफ लगा है। का यानी ऑफ, इस परेशानी यानी दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी का दिस प्रॉब्लम, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और इम्परेटिव में भी मैंने बताया कि जो क्रिया होगी सबसे पहले लगेगी। तो क्रिया यहाँ पर है निकालो, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। किसी भी नियम से पढ़िए सेंटेंस तो वही बनेगा। अगर आप कोई तरीका जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना तरीका भेजिए कि क्या है, ताकि और भी बच्चे जान पाएँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, मुझे देखने दो। मुझे देखने दो, यहाँ पर देखिए यहाँ भी वही भाव है कि कुछ करने दो, करने दो, मुझे यह करने दो। तो यह इसमें लेट लगेगा, समझिए इसमें लेट लगेगा। मुझे देखने दो तो यह क्या होगा, लेट मी सी। लेट हमारा फर्स्ट वर्ब, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सी जो है ये सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब। अगर इसमें थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगता है तो वो लेट में लगता है, सी में नहीं लगता। ठीक है ना, तो लेट मी सी, मुझे देखने दो। ये ऐसे वाक्य हैं जो अपने जीवन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और इसका प्रयास भी आप लोग शुरू करिए, ताकि इंग्लिश बोलते बोलते आप लोग का हैबिट हो जाए इंग्लिश बोलने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाक साफ करो। किसी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, नाक साफ करो या अपना नाक साफ करो, यह भी कह सकते हैं ना, अपना नाक साफ करो। अगर आप हैं, आप एक जगह मान लीजिए घर में कहीं हैं, तो किसी दूसरे को कहेंगे तो वहाँ पर क्या भाव आएगा कि आप अपना नाक साफ करो, यानी कि यहाँ से योर का सेंस मिल रहा है ना। तो साफ करना का होता है क्लियर, यह एक क्रिया है इसलिए पहले लगाए हैं क्लियर योर नोज, क्लियर योर नोज। या फिर यह भी कह सकते हैं कि क्लियर द नोज, क्लियर द नोज, यह भी हो सकता है नाक साफ करो क्लियर द नोज। या फिर अगर आप भाव समझ गए हैं कि ये तो अपने के लिए कर रहा है तो क्लियर योर नोज, तुम अपना नाक साफ करो, इस तरह भी कह सकते हैं क्लियर योर नोज। आगे देखते हैं 9 नंबर,
कभी कभी घर आया करो, कभी कभी घर आया करो। तो इसमें सबसे पहले हम बोले हैं कि क्रिया को आपको लगाना है। क्रिया क्या है? आया करो। आना क्रिया है, यानी कम हो जाएगा सबसे पहले। कहाँ आना है भाई? घर आना है, तो कम होम। कम होम कब आना है? कभी कभी, तो समटाइम्स। समटाइम्स लगेगा, कभी कभी का समटाइम्स होता है। तो कभी कभी घर आया करो, कम होम समटाइम्स। दोस्तों को कहते हैं ना कभी कभी घर आया करो, तो उस तरह आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि कम होम समटाइम्स, कभी कभी घर आया करो। आगे देखते हैं 10 नंबर। उसे 1 इंच भी मत हिलने दो। उसे 1 इंच भी मत हिलने दो। यहाँ पर देखिए ये मत वाला आ गया है, तो मत वाले में मैंने बोला कि अगर आप डोंट से लगाएंगे तो डोंट का स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो डोंट पहले ही हो जाएगा। डू नॉट होता है वो, लेकिन शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं, उसको अच्छा लगता है ना डोंट पढ़ना, तो डोंट। उसके बाद क्रिया, जब सहायक क्रिया हो गया तो उसके बाद मेन वर्ब हम लोग लगाएंगे। तो इसमें लेट का प्रयोग होगा, क्योंकि यह टेंस पढ़िए। उसे 1 इंच भी मत हिलने दो, यानी कि कुछ करने दो या नहीं करने दो। इस ऐसे वाक्यों में लेट का प्रयोग करते हैं। कुछ करने दो वाला सेंस है ना, उसे 1 इंच भी मत हिलने दो, तो वो क्या करेगा कि ठीक है मैं नहीं हिलने दूंगा उसे, यानी कि उसे कुछ नहीं करने दूंगा। यहाँ पर भी करने का भाव आ रहा है कि कुछ करने दो या नहीं करने दो, ठीक है ना, तो इसमें लेट का प्रयोग होगा। उसे 1 इंच भी मत हिलने दो, तो इसका हो जाएगा डोंट लेट हिम मूव, यानी कि डोंट लेट हिम मूव। उसे मत हिलने दो। कहाँ कहाँ नहीं हिलने दो? 1 इंच भी नहीं हिलना देना है ना। तो इवन लगा है एन इंच, इवन एन इंच। इवन क्यों लगा है? भी के लिए। 1 इंच भी, तो भी के लिए लगा है इवन। एक के लिए एन लगा है, क्योंकि आई जो है यहाँ पर भवेल है, तो इसलिए एन लगा है। इंच, इंच का इंच लगा है, ठीक है। तो डोंट लेट हिम मूव। मूव मिस होता है हिलने देना, मूव मिस हिलाना होता है ना, तो मूव यहाँ पर लग सकता है। डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो इसका देखिए एक और तरीका है। अगर हम लगाते हैं लेट से तो ये भी लगाए, लेकिन अगर हम लगाते हैं कि जिसमें हम क्रिया, सहायक क्रिया जो होता है वो न लगाएं, तो कैसे लगेगा? लेट हिम नॉट मूव, लेट हिम नॉट मूव, उसे मत हिलने दो। लेट हिम नॉट मूव, इसका हिंदी होगा उसे मत हिलने दो, या उसे नहीं हिलने दो, यह भी कह सकते हैं ना, उसे नहीं हिलने दो। नहीं का नॉट लग गया, अगर कन्फ्यूजन है तो नहीं लगाइए, नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा कि लेट हिम नॉट मूव, उसे नहीं हिलने दो। कहाँ नहीं हिलने दो? 1 इंच, एन इंच, एन इंच। देखिए इसमें क्या क्या हट गया है, इवन हट गया है और डू हट गया है। तो इस वाक्य को आप लोग इस तरह बोल सकते हैं कि लेट हिम नॉट मूव एन इंच, यानी कि उसे नहीं हिलने दो 1 इंच, उसे नहीं हिलने दो 1 इंच, ठीक है। लेट हिम नॉट मूव एन इंच। या फिर इसका हिंदी यह भी कर सकते हैं, दोनों का अर्थ यही निकलेगा, उसे 1 इंच भी न हिलने दो, एकदम स्टॉप कर दो, स्टे कर दो एक जगह, एक मिट्टी का पुतला बना दो, उसे हिलने ही मत दो। तो यह भी हो सकता है कि डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच, या फिर लेट हिम नॉट मूव एन इंच, ठीक है।